वो कहाँ गए जो यहाँ बैठते थे, जिनके एक दिन क्वेश्चन थे कि सर जो ओम बिरला हैं वो थे नहीं बैठते थे, नाम मुझे भी याद नहीं है उनका, जानकारी नहीं मुझे। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये करते हैं यहाँ से कि लिबर्टी किसे कह रहे हैं हम लोग, है ना? क्या है लिबर्टी, क्या है? तो पहले अब आप लिबर्टी देखिए। लिबर्टी क्या है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ें या फिर पहले इसे देखें किस किस एरा में थी लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है कि अगर आप सीधे यूनानी एरा में जाते हैं तो यूनानी एरा में जहाँ वहाँ थी लिबर्टी या नहीं? आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन शायद पीजी वीजी कर रखा है, तो आप मुझे बताएं क्या वहाँ लिबर्टी थी? लिबर्टी थी या नहीं थी? पहले तो इस पे डिस्कस करें। लिबर्टी थी या नहीं थी? थी। लेकिन लिबर्टी कैसी थी कि वो कुछ लोगों तक थी, क्योंकि लिबर्टी तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी जा सकती जब तक इक्वलिटी नहीं आवे। या आ सकती है? लिबर्टी वहां थी, उस एरा में लिबर्टी थी, लेकिन किसने लोगों के, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी। बाकी की क्या थी? अगर आप देखा जाए तो बाकी का क्या था? बाकी सिर्फ उसमें अपनी ड्यूटीज पर डिपेंड करते थे। वहाँ के फ्यूडल ने, वहाँ के चर्च ने, वहाँ के राजाओं ने, प्रिंस ने सिर्फ ये बताया कि आपकी ड्यूटी क्या है। लिबर्टी की बात नहीं, लेकिन लेकिन चर्च तो लिबर्टी में था नहीं था, उसके पास तो आज़ादियाँ थी, उसके पास तो थी नहीं थी। फ्यूडल लोग जो थे उनके पास तो थी फ्रीडम। फ्रीडम किसके पास नहीं थी? आम आदमी के पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि स्लेवरी सिस्टम था। कैसा था भाई? स्लेवरी सिस्टम में क्या होता था? क्या होता था स्लेवरी सिस्टम में? सेल एंड परचेज हो रहा था। पर्सन क्या हो रहा था? सेल एंड परचेज हो रहा था। और सेल एंड परचेज होने के बाद जब उसे सेल कर लिया जाता था, परचेज कर लिया जाता था, तो उसके पास कोई ना तो लिबर्टी थी या थी, और ना इक्वलिटी थी, और ना कोई ह्यूमन राइट था। या था? नहीं था। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे थिंकर आए, जैसे एक एग्जाम्पल आप यूएसए में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, रेवोल्यूशंस हुए, उसके सीन में क्या निकल के आया? तो एक आपने सुना होगा लॉक। जो लॉक ने क्या कहा? लॉक ने कहा कि देखिए हर पर्सन के पास, जब वो, एक तो वो रैशनल है, तार्किक है, उसके पास दिमाग है, उसके पास थॉट्स है, उसके पास कुछ नेचुरल राइट भी है। उसके पास क्या है? कुछ नेचुरल राइट है। नेचुरल राइट में क्या क्या बात उन्होंने कही? किसने कही? लॉक ने। लॉक ने क्या कही? कुछ नेचुरल राइट है। कौन कौन से? लिबर्टी। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम बर्थ ले आए। उसका जन्म कैसा हुआ है? फ्रीडम में हुआ है। वो कैसा है? रैशनल है। लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, नेचुरल राइट बताया उसने। लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, ये कौन से थे? ये क्या थे बेटा? ये उसके नेचुरल राइट है। ये किसी की स्लेवरी से लेकर भी नहीं छीने जा सकते, कानून बना के नहीं छीने जा सकते, ठीक? इन्हें कम नहीं किया जा सकता, इन्हें बढ़ाया तो जा सकता है, ठीक? तो मॉडर्न एरा में आकर क्या हुआ? ये तीन वर्ड निकल के आए। एक तो आया क्या? लिबर्टी। एक राइट टू लाइफ आया, और एक आया प्रॉपर्टी। ये थे लॉक जिन्होंने ये बात कही। हालांकि बहुत सारे, जैसे रूसो था, रूसो ने भी लिबर्टी की बात करी। रूसो ने इक्वलिटी की भी बात की कि जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, अब आप समझिए कि तीनों राइट किसे मिल सकते हैं बेटा? जिसके पास इक्वलिटी हो। जो स्लेवरी है, क्या उसे मिल सकते हैं? अब आप थोड़ा सा घूम के इंडिया में देखें, आप इंडिया में देखें बेटा,
चूँकि मैं नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आया हूँ, तो मुझे समझने में या कुछ कहने में थोड़ा सा वो लगता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में जब हम वैदिक काल में थे, वैदिक एरा, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने भी और पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो वैदिक एरा, फिर आपने देखा होगा और उससे आगे निकल के लेटर वैदिक एरा, तो फीमेल की क्या कंडीशंस थी बेटा? फीमेल की कंडीशंस थी कुछ नहीं थी। होममेड बनी हुई थी, हाउसवाइफ बनी हुई थी, पापा जी का रिस्ट्रिक्शंस था, हस्बैंड का रिस्ट्रिक्शंस था, स्लैब नहीं थे लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे। वहां नहीं जाना है। आज भी अगर आपने देखा होगा तो अपनी बेटियों को अगर वो बाहर जाती है तो पापा जी और दादाजी, पापा जी के जो पापा जी होते हैं वो दादाजी कहते हैं ना, है नहीं, ग्रैंडफादर, वो कहते हैं कि बेटा थोड़ा संभाल के जाना है, देखभाल के जाना है। उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? यही बात, अनसिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं अगर बेटी को ये लगता है कि यार पापा जी हमेशा रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहते हैं और दादाजी हमेशा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहते हैं, इसका मतलब मेरी तो खुद की अपनी कोई फ्रीडम है ही नहीं। दैट कॉल्ड मॉरल लिबर्टी। लिबर्टी को आगे चल के इस मॉडर्न एरिया में दो जगह डिवाइड किया बर्लिन ने। एक थिंकर है, कौन से? बर्लिन। उसने कहा जो जो पॉजिटिव लिबर्टी है और नेगेटिव लिबर्टी है, तो अब उसने कहा कि जब ये दो जगह है तो आप देखेंगे लिबर्टी को दो जगह उन्होंने बताया। एक है नेगेटिव लिबर्टी, एक है पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी को उसने कहा है कि फ्रीडम फ्रॉम, और ये बात हुई है फ्रीडम टू। दो कॉन्सेप्ट है बेटा ये, ठीक? ये अपने नेगेटिव लिबर्टी क्या कह रहा है? जब नेचुरल राइट मिले बच्चे को, नेचुरल राइट मिले लोगों को, तो उसमें क्या क्या चीजें मिली उन्हें? पहली चीज मिली उन्हें राइट टू लाइफ, दूसरी उन्हें लिबर्टी, और तीसरी उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी। तीन चीजें मिली बेटा, है नहीं? तो लॉक ने यहाँ बर्लिन आए, बर्लिन ने कहा कि ठीक है फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए फ्रीडम? नेगेटिव होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए? फ्रीडम कैसी होनी चाहिए? प्लीज कम। दो तरह की होनी चाहिए। पहली क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव फ्रीडम का मतलब क्या है? मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, दादाजी हमेशा जब घर से निकलते हैं तो कुछ बोल के जाते हैं, कहते हैं बेटा संभाल के जाना है नहीं? कहते नहीं? तो उनके पीछे कोई मतलब है। अब आप समझिए, इस नेगेटिव फ्रीडम में उसने क्या बात कही, ये बात समझ लेना। इसने कहा स्टेट कोई लॉ नहीं बनाएगा, स्टेट इसमें कोई लॉ नहीं बनाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए सुबह को आप कितने बजे आते हो, कोई हमारा कोई राज का कोई मतलब नहीं है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसी तरह की आ जाती है ये नेगेटिव। आप मूवी देखने जाते हो, कैसी है? नेगेटिव। यहां कोई मॉरल रिस्ट्रिक्शंस आपके खिलाफ नहीं है। कैसे क्लॉथ पहनते हो, आपकी मर्जी। गंगा में नहाते हो, आपकी मर्जी। गंगा में तैरते हो, आपकी मर्जी। उड़ते हो, आपकी मर्जी। मतलब स्टेट यहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। दो तरह की लिबर्टी की बात की गई नेगेटिव उसमें। पहली सिविल लिबर्टी, और दूसरी थी पॉलिटिकल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी में मैंने बताया सारे राइट है आदमी के पास, प्रॉपर्टी है, राइट टू लाइफ है और फ्रीडम है, ठीक?
कैसी फ्रीडम है? नेगेटिव सेंस की फ्रीडम है। ये क्या कह रही है कि भैया सुनो, हम ना रोकने के आपको, सुबह 9 बजे सो के उठो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बजे रात को सो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। मतलब पॉलिटिकल चॉइस, ये आपकी मर्जी है किस चीज को आप चुनते हो, चयन करते हो। यस, क्यों बोला गया है? क्योंकि यहां कोई लॉ नहीं है आपके खिलाफ उसे रोकने के लिए। स्टेट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है। एग्जाम्पल, अब आप इस दूसरे सेंस में मेरी बात को समझेंगे। मान लीजिए आज अपने पास क्या है? राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, याद है? जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। ये ऑप्शनल चल रहा है, तो इस चीज को हमें बड़ा घूमना पड़ता है इसके लिए। क्या कहता है भाई? राइट टू प्रॉपर्टी कहां गया हमारा? राइट टू प्रॉपर्टी कहां गया? राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया हमने, और हमने उसे क्या बना दिया? 300A में जाकर क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया। दूसरी बात, आर्टिकल 19 में एक जगह लिखा हुआ है कि आप जो हैं भाई कहीं भी जा सकते हो। कोई आप अपनी मीटिंग कैसी पीसफुल तरीके से कोई मीटिंग कर सकते हो, और कैसी? विदाउट वेपन्स, ये शर्त है ना उसमें। और आप वेपन लेकर मीटिंग करने लगो, और वेपन होंगे तो वो कौन सी आजादी हो जाएगी आपकी? तो राज क्यों लगा रहा है? वेपन से लेकर नहीं बैठना है। हो सकता है किसी गुस्से में कहीं भी आ जा सकते हो आप, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में धरती नहीं खरीद सकते आप। अभी तक J&K में क्या नहीं कर सकते थे आप? अगर ये नेगेटिव सेंस की लिबर्टी आपके पास होती तो आप तो बवाल मचाए हुए होते। आप कहां शांति के साथ किसी को रहने देते? तो क्यों रिस्ट्रिक्शन किसने लगाया? स्टेट ने लगाया। क्या बनाया? कानून बना करके भाई नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन ऐसी है कि वो एक तो एनवायरमेंटल में बहुत सेंसिटिव है, कुछ वहां ऐसे ट्राइब्स रहती हैं जो आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी। क्यों लगाया? क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है, वहां की कुछ सोशल सिस्टम उस टाइप का है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाया हमने। J&K में लगाया हमने। J&K में अब तो हमने कर दिया कि भैया जाकर जमीन भी खरीदो, घर भी खरीदो, शादी भी कर लो। इन्होंने बहुत नाक में दम कर रखा है J&K वालों ने। यही तो बात थी, है नहीं? दूसरे ऊपर से ये पाकिस्तान ड्रामा कर रहा था, तो ये तेरा नहीं हमारा। तो आप पहले मेरी ये बात समझे कि नेगेटिव कैसी है? आपके पास चैन की फ्रीडम है। किससे? फ्रीडम फ्रॉम, किससे? इन चीजों से। हमारी मर्जी है हम क्या करें। हाँ, यहाँ पर्सन को रखा गया। क्यों रखा? हाँ बताओ। किसी और पे असर ना पड़े, है नहीं? हाँ देखिए, ये बात थी कि अगर ये फ्रीडम आपके पास हो आज भी, आप 9 बजे तक अगर घर में सो रहे हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, तो ये कौन है आप? लेकिन क्या इससे लाइफ चलेगी? ये पापा जी कहते हैं। क्या ऐसे जिंदगी चलेगी? बेरोजगार रह जाओगे तो जिंदगी चलेगी? क्या लगाया उन्होंने? मॉरल रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि बेटा ये हमारे फैमिली में नहीं होता है कि आप 9 बजे तक सो, जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, ना स्कूल जा रहे हो ना कॉलेज जा रहे हो। भाई स्कूल कॉलेज जाना या ये तैयारी जो आप कर रहे हैं, जो APPSC के लिए आप आए हैं, ये किसका है? ये आपका खुद का है। अगर ये खुद का नहीं होता तो पापा जी कितने ही कहते, शायद आप ना बैठते क्लास में आके। ये चैन किसका है? ये चॉइस किसकी है? आपकी है। लेकिन इस पर ये क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि क्लास आपकी 10 बजे ही चलेगी, आप कहो जी सुबह 7 बजे चलेगी। तो ये स्टेट हो गया। नॉर्थ ईस्ट PSC क्या है? स्टेट है। इसने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि नहीं भाई क्लास 9 बजे चलेगी, सॉरी 10 बजे चलेगी, और कितने बजे तक चलेगी। अब हम कहेंगे पूरे दिन पढ़ाते रहे, तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस है।
समझ रहे हो? तो क्या है कि ये पॉलिटिकल, यहाँ दो लिबर्टी निकल के आई, एक सिविल, सिविल में वो है, पॉलिटिकल में उसको चैन करने की पावर है। दूसरी बात देखो ये भी थी कि यहाँ पॉपुलेशंस बहुत छोटी थी पहले उस टाइम। कब? जब यूनानी एरा था। और फिर जो मिडेवल एरा आया उसमें आपकी ड्यूटी बताई गई। जो मॉडर्न एरा आया उसमें लॉक ने कहा कि नहीं, ये तो नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल राइट है आदमी के पास, ये सारी चीजें आदमी के पास होनी चाहिए, और उसके बिना आदमी किसी लायक नहीं है। मतलब पर्सन के पास ही आजादी हो तो बोले स्टेट क्या करे? बोले स्टेट छोड़ दो, कोई लॉ बनाओ मत। तो क्या ये आप किधर चले जाएंगे अगर कोई लॉ ना बने तो? अगर हमारे फैमिली के लॉ ना हो हमारे पास तो हम कहाँ जा सकते हैं बेटा? भटक सकते हैं? भटक सकते नहीं भटक सकते? तो ऐसा भटके ना जाए, भटकाव ना आए, इसलिए बर्लिन ने कही कि भाई देखो, पॉजिटिव लिबर्टी होना भी जरूरी है, नेगेटिव लिबर्टी होना भी जरूरी है, लेकिन नेगेटिव लिबर्टी आपको क्या कैसे बना देगी? आपको अराजक बना देगी। आपको आपकी मर्जी में सोऊं, खाऊं, पीऊं, नहाऊं, धोऊं, नहीं मेरी मर्जी। पता चला कि अभी जो लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में, बोले मैं तो जाऊंगा, भीड़ इकट्ठी करूंगा, मैं तो नमाज पढ़ूंगा, मैं तो पूजा करूंगा जाके मंदिर में या चर्च में जाके प्रार्थना करूंगा। तो राज को यहाँ कुछ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? और इक्वलिटी के बिना लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। इक्वलिटी के बिना लिबर्टी का भी कोई मतलब नहीं है। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी लिबर्टी नहीं आएगी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई कि क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कानून के सामने कैसे कैसे समान है? समान परिस्थितियों में समान है या असमान परिस्थितियों में समान है? मतलब सेम कंडीशंस में इक्वल है या नॉन मतलब अन इक्वल है? किसमें? सेम कंडीशंस में। तो राइट टू क्या कौन सा आया हमारे पास? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया। क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि समान परिस्थिति के लोग तो ठीक है, लेकिन जो उन्हें उनके सामने बराबर लाना है, तब कैसे लाएंगे हम उन्हें उठा के? भाई एक तो यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, इसे कैसे लाएंगे हम? रेस्क्यू करेंगे ना। रेस्क्यू कैसे करेंगे? एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, जॉब्स में रिजर्वेशन देंगे, या नहीं? तभी तो इनके बराबर आएगा, और तभी हमारे पास क्या होंगे? वो जस्टिक होगा। कौन सा? पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा ना, सोशल होगा। रूसो रूसो क्या कह रहा है इसमें? बिल्कुल पॉजिटिव। पॉजिटिव वो रूसो ये बात कहता है कि देखिए, नेगेटिव का तो मतलब आप समझ गए क्या है? ये तो हमारी मर्जी है, यानी कि यहाँ कोई लॉ नहीं बनेगा। लेकिन पॉजिटिव में मैं आया कहूँ, पॉजिटिव में रूसो ये बात कहते हैं कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जैसे पिताजी का ये डर होना चाहिए कि अगर 9 बजे के बाद सोए तो कुट जाएंगे, कूट देंगे पिताजी आके। क्या मतलब भाई? और आप बाहर रह रहे हो और घर में जाके अगर आप मान लीजिए घर जाते हो भी किसी फेस्टिवल पे, और हो जाकर रात के 10 बजे सोते हो और सुबह 9-10 बजे तक सोते रहते हो, तो पापा जी कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है? इसका मतलब आप अपने रूम पे जाकर भी ऐसे करते हो, पढ़ते तो नहीं होगे। एक मॉरल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मॉरल मॉरल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, जो कैसा हो? हेल्दी हो। रिस्ट्रिक्शंस कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। तभी तो आजादी बची रहेगी, अन्य आजादी तो बहुत बुरा रूप हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अभी अपनी बेड टेबल और चेयर ले जाके 20 रोड पे बोले यहाँ पढ़ेंगे हम तो बैठ के। क्यों भाई? क्योंकि फ्रीडम है, हम तो आजादी है हमारी, तो आर्टिकल 19 है हमारे पास। तो भाई साहब ये नेगेटिव वाली नहीं है, ये पॉजिटिव वाली है। यहाँ स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा आपके ऊपर। क्यों लगाएगा? क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाएगी, रोड जाम हो जाएंगे दोनों साइड, या फिर कोई निकल जाएगा। तो क्या होगा फिर? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? रूसो कहता है कि लॉ बनना चाहिए,
आज़ादी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव सेंस की होनी चाहिए। आदमी बेवकूफ़ ना हो जाए, आदमी अराजक ना हो जाए, इसलिए इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए पॉजिटिव। यानी कि यहाँ जो चैन है, यहाँ जो चॉइस है वो कैसी है? रिस्ट्रिक्टिव मतलब रीजनेबल के साथ है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। जैसे आपके पास वोटिंग राइट कितना है? वोटिंग राइट कितने हैं आपके पास? एक ही वोट डाल सकते हो नहीं, और आप डबल डालने लगो तो वो निशान जो लगता है, क्यों लगता है वो? आपको मैं तो 100 वोट डालूंगा अकेले, 1 पर्सन 1 वोटिंग की बात हुई है ना, और आप कितने डालने के मूड में बैठे हो? 10। तो पहले निशान लगा देते हैं, याद है ना? लगाते हैं ना आपके यहाँ भी। पीठासीन अधिकारी बोले इधर आओ, ये रहे, ये लो। अब दोबारा जाओगे तो पहले वो देगा, अच्छा ये बात है, दोबारा वोट डालना आए हो। इंग्लिश में भी इसे यूनानी एरा ही बोला गया है मेरे ख्याल से। जहाँ देखिए, आपने सुना रोम, बस वो यूनान है। रोम में वेटिकन सिटी, चर्च, वो यूनानी एरा है। मतलब एक से कह सकते एंशिएंट एरा कह सकते हैं उसे, डार्क एरा कह सकते हैं उसे। ऐसा नहीं हुआ आज़ादी नहीं थी, आज़ादी थी, किसके पास? कुछ लोगों के पास थी। वहाँ क्या चल रहा था? स्लेवरी सिस्टम चल रहा था। स्लेवरी में क्या हो रहा था? खरीद फरीद तो सेल परचेज हो रही थी आदमी की, और जब किसी ने किसी को खरीद लिया तो उसके पास क्या राइट बचे? वो तो जो मालिक कहेगा उस काम को करेगा या नहीं करेगा, और वही काम वो कर रहा था, उन्हीं कामों को वो करता रहा। अच्छा, पेपर भी लाए हो नहीं? वो मेंस का पेपर, एपीपीएससी का। अरे यार, ऐसी ऐसी गलतियां ना करे करो यार, हार्ड कॉपी में भी रखे करो, कम से कम ये तो पता लग जाएगा। देखियो क्या क्या पूछा, देखिए एक मिनट, फोन में दिखाओ। फोन में तो शायद मेरे पास भी होगा, मैं एक मिनट देखता हूँ, लेकिन मैं देखो, लिबर्टी से कोई क्वेश्चन पूछा है क्या फर्स्ट पेपर में? देखो, लिबर्टी से, इक्वालिटी से जरूर होगा एक ना एक क्वेश्चन, देखा? देखो, मिला बेटा? कौन सा पेपर है? 2020 का होगा, 24 का है? 24 का देखो। और आयोग पर ये दबाव बना के रखो कि वो एग्जाम टाइमली कराए, क्योंकि ये भी आपकी लिबर्टी है, या नहीं है? क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो लोग? नहीं, ऑप्शनल। हैं? ऑप्शनल का पेपर किसके पास है? उस दिन तो आप लाए थे मेरे ख्याल से। हैं? GS2 थोड़ी चल रहा है, ये तो ऑप्शनल चल रहा है। GS2 तो चलेगा इसके बाद। तब तो हम सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे आपको, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ाएंगे। अब जो हम इधर उधर रूसो वूसो को लेकर घूम रहे हैं, लॉक को लेकर घूम रहे हैं, नहीं घूमेंगे वहाँ। वहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। आपको है बेटा, पेपर है? नहीं है? GS2 नहीं देखना बेटा, वो ऑप्शनल PSIR देखना। हाँ भाई, पॉजिटिव में मतलब आप समझ गए, पॉजिटिव में क्या होगा? स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, आपके पास राइट होंगे, पॉलिटिकल राइट भी होंगे आपके पास, सोशल राइट भी होंगे आपके पास, इकोनॉमिकल राइट भी होंगे। सोशल राइट में क्या होगा कि सरकारें कोशिश करेंगी कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। किसके साथ? रिलीजन के साथ, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, और किसके पे? 5 पॉइंट है ना वो, कास्ट, रिलीजन, रेस, है नहीं?
और बर्थ ऑफ प्लेस, मतलब 5 के आधार पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। क्यों लगेंगे? अब देखिए, जो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में पहली बात तो यह है कि मॉरल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे भाई, ठीक। दूसरी, राइट टू इक्वलिटी जो है वो कैसी होगी? ट्रू टाइप में नहीं होगी, वो सिंगल टाइप में ही होगी। कौन सी वाली? राइट टू इक्वलिटी की बात करी जाएगी। कौन सी? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक। ये तो बाद में कॉन्सेप्ट निकल का आया ना यूएसए से, कौन सा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उससे पहले तो यूके में क्या चल रहा था? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक। दूसरी, आपके पास पॉलिटिकल राइट होंगे कि आप सरकार बनाएंगे, आपको वोटिंग राइट होगा, ठीक, और आपको इलेक्शन लड़ने की राइट टू अपॉर्चुनिटी होगी। कौन कौन सी होगी? राइट टू अपॉर्चुनिटी भी होगी, ठीक। सोशल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। इकोनॉमिकली आपको पूरी तरीके से रोजगार दिया जाएगा, हेल्थ दी जाएगी, एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक। बाकी सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, लेकिन उन पे एक ना एक कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए होंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि अगर आप एजुकेशन की बात करते हो तो आर्टिकल 16 में सुना होगा आपने। 16 क्या है? राइट टू अपॉर्चुनिटी, ठीक। कहाँ? राइट टू अपॉर्चुनिटी कहाँ? गवर्नमेंट जॉब में, ठीक। जब गवर्नमेंट जॉब की बात आप करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में जब आते हैं तो मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर यूपीएससी एग्जाम करा रही है और यूपीएससी कोई उसमें रिजर्वेशन ना दे। भाई यूपीएससी का कोई पेपर हुआ, यूपीएससी का हुआ या फिर स्टेट की बात कर लेते हैं, चलो नहीं यूपीएससी की करेंगे यार। यूपीएससी का पीटी हुआ, प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, कट ऑफ कैसे जाएगी? जनरल की कुछ और जाएगी, जीएस फर्स्ट में, एससी की अलग जाएगी, एसटी की अलग जाएगी, ओबीसी अलग जाएगा और फीमेल अलग जाएगी और ईडब्ल्यूएस अलग जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 16 का 4 क्लॉज ये बात कहता है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली, कैसे? जो सोशली और इकोनॉमिकली क्या होगा? बेकर होगा, कमजोर होगा, उसे बराबरी में लाने के लिए क्या करेंगे हम? रिजर्वेशन देंगे नहीं देंगे? तो उसकी अगर मान लीजिए जनरल की बराबर ही सबकी वो जाए कट ऑफ, तो फिर तो ये यहाँ से कोई ले ही नहीं पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि उसकी वो जो कंडीशंस हैं वो उसके लिए फॉलो नहीं कर रही हैं, उसकी इक्वलिटी के साथ नहीं है वो, ये हैं। उसे अगर हम रिजर्वेशन नहीं देंगे तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, और जब सिलेक्शन नहीं लेगा तो हम कह रहे हैं कि हम तीनों जस्टिस देंगे सबको। कौन सा? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्रियम्बल में क्या लिखा है भाई? 3 जस्टिस की बात की गई है, नहीं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। सोशल का क्या मतलब है? समाज में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो किसी आदमी के साथ कोई उसे लगता हो कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है। अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ठीक। महिलाओं को बराबर रिजर्वेशन दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो अब कौन बने, हाउसवाइफ ही बने, अब वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, उनके पास भी वही राइट होंगे। तो अगर हम फीमेल को इसमें रिजर्वेशन ना दें तो फिर आपको लगता है कि कभी हम अच्छा वाले लोकतंत्र जो हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी में जी पाएंगे? महिलाएं तो फिर वही वैदिक एरा में पहुंच गई। फीमेल कहाँ पहुंच गई? वैदिक एरा में। तो उन्हें अगर यहाँ एजुकेशन में हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनकी यहाँ रिजर्वेशन नहीं देंगे, तो क्या वो किसी और की बराबरी कर जाएंगे जो आज तक एक मोनोपोली रही है एजुकेशन पर किसी आदमी की, किसी एक कम्युनिटी की मोनोपोली रही है, नहीं रही है? तो क्या वो इसके बराबर में आ जाएगी? और जब बराबरी नहीं आएगी तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि भाई हम सोशली जस्टिस कर रहे हैं या इकोनॉमिकली जस्टिस कर रहे हैं या पॉलिटिकली जस्टिस कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? हम तो जस्टिस जब कर रहे हैं जब सबके साथ इक्वलिटी के साथ व्यवहार हो, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए सबके साथ। इक्वलिटी भी हो और कौन सा है? इक्वल प्रोटेक्शन भी हो।
इक्वल प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? जो कमजोर है उसे कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज हम दें कि वो हमारी बराबरी में आए। तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंस का क्या है ये? यहाँ स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। वहां नेगेटिव में क्या था? वहां कोई स्टेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे, आपकी मर्जी, कुछ भी करो, 9 बजे सो कर उठो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कहीं भी जाओ, मूवी देखो, रोड पे सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोड पे बैठोगे तो आएगा कोई ना कोई, आपको गाड़ी चला कर निकल जाएगा। स्टेट हटा नहीं आएगा, पुलिस नहीं आएगी। तो पॉजिटिव सेंस की हर चीज अच्छी है, नेगेटिविटी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें उसकी अच्छी भी हैं। कम से कम अब पिताजी डांटने को तैयार नहीं होंगे, पिताजी उठाएंगे नहीं अब, ये मेरी मर्जी है, क्योंकि ये मेरा पर्सन का चयन है, पर्सनल चयन है मेरा, पर्सनल चॉइस है मेरी। लेकिन जब वो मॉरली में आती है तो चीज़ें बदल जाती हैं, सबको हमें बराबरी में लेके चलना होता है। तो फैमिली के कुछ मॉरल वैल्यूज होते ही नहीं, हर फैमिली के होते हैं, तो इसलिए वो फैमिली के मॉरल वैल्यूज जो हैं उन पर स्टेट कुछ कानून बना सकता है, कुछ रोक सकता है, कुछ रख सकता है। और अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आप कौन सी फ्रीडम के पक्ष में, कौन सी लिबर्टी के पक्ष में, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव है नहीं? क्यों है पॉजिटिव के बीच? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सोशल वैल्यू बना के रखती है, सोशल मोरल बना के रखती है, इकोनॉमिकल मोरल बना के रखती है। कुछ हमें वो अराजक नहीं होने देती हैं, हम बाह्यत टाइप के काम करने लगे। भाई हमने कहा है कि आप कहीं भी कोई व्यापार कर सकते हो, आर्टिकल 19 कहता कोई भी ट्रेड कर सकते हो इंडिया में आप, लेकिन स्टेट ने कहा है कि आप वेपन्स का ट्रेड नहीं कर सकते। अब आप कहते हो मैं तो यही काम करूंगा, वेपन्स बनाऊंगा, उन्हें सेल करूंगा। रिस्ट्रिक्शन हटा लिए जाए। स्टेट इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा, तो फिर आप मेरी बात समझेंगे। देखिए इस बात को, क्या रोल रह गया? देखिए इंडिविजुअल का रोल तो है, लेकिन आप पहले मेरी बात समझिए। पहले तो आप ये जानते हो कि स्टेट किसे कह रहे हैं हम? स्टेट की 4 कंडीशंस थी। कितनी कंडीशंस थी स्टेट की? 4 कंडीशंस थी। और लास्ट वाली क्या थी? 2, 3 और 4 कौन सी थी? एक तो यहाँ गवर्नमेंट थी और दूसरी यहाँ थी सॉवर्जिनिटी। तो फिर आप कहाँ रहना चाहते हैं? अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल क्या है आपके पास? राइट टू फ्रीडम है, लिबर्टी है या नहीं है? आर्टिकल 20, 21, 22, आर्टिकल 19 क्या है ये? आजादी है आपके पास। कैसी है? पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। एक एग्जाम्पल से आप बात समझें। मान लीजिए कोई आपके पड़ोसी है नहीं, ये क्वेश्चन पूछते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इससे क्या चीज़ें क्लियर होती। कोई पड़ोसी आपका एक तरह से बदमाश है लड़का, मतलब उसे पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये वो काम करता रहता है। तो क्या उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट जाएगा? गलत इफेक्ट जाएगा, सही जाएगा? चॉइस है उसकी। उसने कहा मुझे तो दबंग बनना है, तो हम रोक नहीं रहे। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी करोगे तो फिर हम रोकेंगे आपको, क्योंकि कौन है हम? स्टेट है, और हम कैसे हैं? सॉवर्जिनिटी है हमारे पास। कैसे? हम सरकार हैं। और सरकार कैसी है? इलेक्टेड सरकार है। कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? लोगों से चुन के आए हैं। तो लोगों को सिक्योरिटी देना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार आपकी बनाई है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। बेशक आप कुछ भी करो, हम नहीं रोक रहे, लेकिन अगर आप वायलेंस करोगे किसी लॉ का तो हम आपको अरेस्ट करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। तो आप ये एक डिबेट का सब्जेक्ट है कि नेगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए हमारे पास या पॉजिटिव होनी चाहिए। अब स्टेट को कहां बैठाएंगे इसमें हम ले जाके? स्टेट कहां बैठना चाहिए? ये जो नेगेटिव लिबर्टी है ये स्टेटलेस की बात करती है।
किसकी बात करती है? नेचुरल जस्टिस, नेचुरल राइट की बात करती है। वो ठीक है, आपके पास नेचुरल जस्टिस है तो आप कुछ भी करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं खड़ी कर दें। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी के साथ बिना मतलब उसके फंडामेंटल राइट का वायलेंस करें। आप ये नहीं कर सकते सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसमें वायलेंस हो जाए या अनसिक्योरिटी फील करने लगे, हमारी गर्ल्स अनसिक्योर फील करने लगे रोड पर चलते हुए। नेगेटिव सेंस की आ जाती तो कुछ भी करा सकती है ना आदमी से, बोले मेरी मर्जी, मैं ये करूं मैं वो करूं, तो फिर क्या मतलब है? तो इसलिए स्टेट अगर कोई है तो स्टेट की ये मोरल जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ लोगों पर फंडामेंटल राइट पर, कुछ ह्यूमन राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए या नहीं लगाए। अगर मान लीजिए आज हमारे पास ये नहीं होता कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी खतरा हैं हमारे लिए, वो हावी नहीं हो जाते। हमने कहा आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो लेकिन एटॉमिक बम नहीं बनाओगे, आप वेपन्स का व्यापार नहीं करोगे। ये किसका काम है? ये सरकार का काम है। अब आप कहो कि नहीं मैं तो वेपन्स ही बनाऊंगा और बेचूंगा, तो ये हम हो जाने देंगे? और आप अगर सरकार में होंगे तो आप हो जाने देंगे इस काम को? भाई ऐसा तो समाज सोसाइटी को खतरा हो जाएगा। पैरेलल सरकारें बन जाएंगी, एक सरकार आपकी हो जाएगी, एक हमारी चुनी हुई सरकार हो जाएगी। तो हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब नेगेटिव, ठीक है ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन जो कलेक्टिव चॉइस है उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि सरकार बनी किससे? इलेक्टेड। किसने चुनी? लोगों ने। तो लोगों ने सरकार क्यों चुनी भाई? उन्हें पता थी कि मेरी बहन बेटी बाहर जाती है, पढ़ने जाती हैं, वो सिक्योरिटी होनी चाहिए। उन्हें पता थी कि मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। उन्हें पता थी कि मेरे बच्चों के लिए सड़क चाहिए। उन्हें पता थी कि कोई भी आके मेरे घर में वैसे ही नहीं घुस जाए और मारपीट करने लगे। ठीक, उसे यह भी पता थी, इसलिए सरकार चुनी उसने, क्योंकि वो जानता था कि मुझे शांति चाहिए। सरकार ऐसे नहीं चुनी उसने कि अपना घर चलाने के लिए या किसी को मारपीट करने के लिए सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। फंडामेंटल राइट तो हमने आपको दे दिए। फंडामेंटल राइट कैसे? हमने आपको दे दिए, ह्यूमन राइट भी आपको दे दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सरकार से ऊपर हो गए। बिल्कुल मिला देंगे, इंडिया में मिलाएंगे उसे जाके। देखिए जो थिंकर है, रूसो है, लॉक है, लास्की है नहीं, बेंथम है, तो इनकी ये कब कैसे हैं? ये सब उदारवादी है, लिबरल है। ये पर्सन को आज़ादी देने की बात करते हैं, लेकिन स्टेट से भी उसकी ड्यूटी बताते हैं कि आपकी ये जो ड्यूटी है आपको ये काम इसमें के बीच में करना चाहिए। तो आप लास्ट में आके बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड है हम, ऐसा सोच के ही हमने चीज़ों को प्रोविजन किया है, अडॉप्ट किया है। आप देखेंगे अपना संविधान कहाँ से बना सबसे ज़्यादा? यूएसए और यूके से। और अगर 70% देखा जाए तो 1935 का इंडियन गवर्नमेंटल एक्ट है या नहीं है? इंडियन गवर्नमेंटल एक्ट जो है 1935 का 70% वही है। कुछ चीजें हमने कहां से ले ली? यूएसए से। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट कहां से ली हमने? यूएसए से ली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से ली? यूके से ली। यूनियन कहां से लिया हमने? फेडरल का क्या कहते हैं हम? क्वासी फेडरल किसे कहते हैं? एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको ये बात समझ में आ जाएंगी। चलिए अब एक बात समझिए कि जो लिबर्टी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें लोगों ने अपने अपने विचार रखे। अब थोड़ी देर आप समझिए, एक यूनियन होता है बेटा, एक मिनट है नहीं, एक होता है फेडरल, यूनियन कंट्री, फेडरल कंट्री है नहीं, एक होता है कन्फेडरेशन। एक है क्वासी फेडरल। इन तीनों की डेफिनेशन देखेंगे अब आप।
एग्जाम्पल्स आप समझे। यूनियन कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, और फिर हम देखेंगे इन तीनों में से हम कहाँ हैं, यानी कि इंडिया कहाँ है। जब हम आज़ाद हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बैठ चुकी थी, तो हमारे पास सिर्फ दो ही मॉडल थे। मेरी बात समझिए, कौन कौन सा, या तो वो यूनियन ले सकते थे या फिर फेडरल ले सकते थे। यूनियन का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ हो सकता है मित्रों जहाँ स्टेट बहुत छोटा हो। देश, स्टेट का मतलब देश समझिएगा आप, कंट्री समझिएगा, मैं स्टेट बोलता हूँ। जहाँ स्टेट छोटा हो, डाइवर्सिटीज बहुत कम हो, जहाँ कोई स्टेट ना हो। मेरी बात समझिए, वहाँ ये कंडीशंस क्या है, स्मॉल कंट्री हो, पहली कंडीशंस। दूसरी, कोई स्टेट ना हो। तीसरी, डाइवर्सिटीज बहुत कम हो। एग्जाम्पल यूके। यूके कैसा कंट्री है, छोटा कंट्री है, कोई स्टेट नहीं है। जैसे अपने यहाँ कितने स्टेट है, 28, और 9 क्या हो गए हमारे पास, यूटी, याद है ना, 9 यूटी हैं अपने पास या नहीं, 8 है, हाँ वो 2 जगह मिला दिए, दमन दीव और बाबूसाह, ठीक है, ठीक है, 8 हो गए। जे के लद्दाख को भी जोड़ लेना आपने उसमें, हाँ। तो क्या है, डाइवर्सिटीज वहाँ नहीं है यूके में। यूके में डाइवर्सिटीज बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत कम है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था कि हम क्या लें। यूनियन अगर हम लेते हैं तो जो हमारे स्टेट थे, कितने स्टेट थे उस टाइम, 500 कुछ रियासत थे, 560 या 65 के आसपास, 565 प्रिंसली स्टेट थे बेटा, जो हमारे साथ शामिल होने को तैयार ही नहीं थे। एग्जाम्पल, हैदराबाद का निज़ाम कह रहा पाकिस्तान जाऊंगा। जे को अब बड़ी मुश्किल से सॉर्ट आउट करा है नहीं। जूनागढ़, भोपाल, ट्रावणकोर, आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं, ये कैसे थे, प्रिंसली स्टेट थे। यहाँ कैसे राजा काम कर रहे थे, पर्सनल इंडिविजुअल शासन चल रहा था उनका। वहाँ लोगों के पास कोई आज़ादी नहीं थी, वहाँ लोगों के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं थे, वहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी। तो क्या करें, सारे स्टेटों की पावर लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें तो ये स्टेट बर्दाश्त करते नहीं करते। हाँ भाई, सारे स्टेट बर्दाश्त नहीं करते। एग्जाम्पल से समझिए, हमारी दीदी आज भी गुस्सा रहती है। कौन दीदी, ममता बनर्जी जी, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। उनकी सारी पावर लेकर उन्हें न्यूट्रल बैठा देते हम, तो मुश्किल था हमारे लिए, यानी बहुत मुश्किल हो जाता, देश एक होना बहुत मुश्किल पड़ जाता। क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी के मुकाबले इंडिया में डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा थी। इंडिया को यूनियन की तरह रेगुलेट नहीं कर सकते थे। पानी पी लो, पानी पीने का टाइम आ गया, पियो, मैं समझा रहा हूं आपको। क्या करते थे आप, इंडिया का यूनिफिकेशन जर्मनी और इटली के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर देता, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा थी, यहाँ स्टेट बहुत ज़्यादा थे। हाँ कहो, यहाँ का एरिया बहुत बड़ा था, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी के मुकाबले प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। आप इसे अलग साइड में लिखेंगे इससे, लेकिन इससे हम बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे आज। दूसरा स्टेट कौन से होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज भी यूके में है। यूनियन कैसे है, वहाँ बहुत स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं कोई भी, वहाँ सिर्फ लंदन कैपिटल है, वहाँ की पार्लियामेंट से कानून आते हैं गांव तक के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, वहाँ कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। जैसा अरुणाचल प्रदेश में सीएम साहब बैठे हैं, वहाँ कोई सीएम साहब नहीं बैठता। यस, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उसके कानून रूट लेवल तक आएंगे, गांव के लेवल तक आएंगे।
उनमें इम्प्लीमेंटेशन दिया जाएगा। इंडिया में सोचो जरा एक मिनट, अब मैंने आपको बड़ा तेज कर लिया है क्योंकि 3-4 दिन से क्लास चल रही है। इंडिया के बारे में सोचो आप बेटा, क्या इंडिया में संभव था इन सारे लोगों की पावर लेके हम, जैसे अवध, नाम सुने ना, हजरत महल 1857 में लेके अकेली लड़ गई, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी गैडिलियो, मीर जाफर, मीर कासम, बंगाल, इनकी सारी पावर लेके इन्हें न्यूट्रल बैठाओगे, यूनियन के रूप में सेंटर को इतना मजबूत करोगे, बर्दाश्त करेंगे ये लोग? क्योंकि डाइवर्सिटीज कितनी है। अरे एक यूसीसी इंप्लीमेंटेशन देने में हमें हल्दी घाटी का बैटल लड़ना पड़ रहा। ट्राइब्स विरोध करते हैं इसका, ट्राइबल एरियाज कितने विरोध करते हैं इसका कि नहीं हमें कोई यूसीसी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारे ट्रेडिशंस बहुत मजबूत है, हमारे अपने कस्टम है। आप कह रहे हो कि नहीं एक यूसीसी लेके आए सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सबकी मैरिज एक सी होगी, सबके पास इक्वल राइट होंगे? कैसे? तलाक के, सेपरेशन के, एडॉप्शन के, प्रॉपर्टी के। कानून इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हो आप। उस समय जब बहुत ज्यादा शक्तियां हमें परेशान कर रही थी, आप कह रहे हो यूनियन ले लो, सारे विरोध हो जाता वहां जगह में। भाई अब समझिए, देश हमने ऐसे ही नहीं बनाया है, बिना खटक बिना ढाल। याद है ना गांधी जी की बात? बहुत संघर्ष किया। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? फेडरल। क्लासिकल फेडरल का एग्जाम्पल है यूएसए। कौन सा है? यूएसए। कितने स्टेट हैं? 50। कितने स्टेट हैं भाई? 50। अब उसकी कंडीशन समझिए। 50 स्टेट हैं वहां। यूएसए का मतलब क्या है भाई? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक कंट्री है, बहुत सारे स्टेटों को मिलकर बनी हुई है। कितने स्टेट हैं? 50। सुनिए अब हमारी बात। यहाँ दूसरा मॉडल, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये मॉडल था कि हम फेडरल लें। ठीक, 50 स्टेट हैं। यहाँ एक लिस्ट होती है बेटा जिस पे कानून बनाती है यूएसए। बाकी जो इस लिस्ट में नहीं लिखा है वहाँ स्टेट के पास पावर है, यानी कि यहाँ के स्टेट सेंटर के मुकाबले मजबूत हैं। कहाँ के? यूएसए के। यूएसए के स्टेट सेंटर के मुकाबले बहुत मजबूत है, क्योंकि उनके पास रेसिडुअल पावर है। और रेसिडुअल पावर वो होती है जो इस लिस्ट में नहीं लिखी हुई है, वो किसके पास है? स्टेट के पास है। एग्जाम्पल, वहाँ 2 संविधान है, यूएसए का अलग है और कैलिफोर्निया का अलग है और अलास्का का अलग है, म्याने का अलग है। 50 स्टेट हैं। सिटीजनशिप कितनी है? 2। वो यूएसए का भी सिटीजन है और वो उस स्टेट का भी सिटीजन है। वहाँ का जो गवर्नर ऑफ स्टेट है उसका सीधा इलेक्शन करती है वहाँ की जनता। हमारे यहाँ जो गवर्नर आता है कहाँ से आता है? सेंटर से आता है। ऐसे में अगर बेटा हम इन लोगों को वो पावर दे देते इन स्टेटों को जो यूएसए के स्टेट के पास है, तो क्या भारत एक हो पाता? सेंटर कमजोर होता। ये रोज आए दिन हमें, जैसे दीदी आज भी धमकियां देती हैं, धमकियां देती हैं हमें कि आ जाइए इधर। कई बार तो ऐसा हुआ है, कई बीजेपी के लोगों को उन्होंने सीधा एयरपोर्ट से वापस कर दिया, बोले अंदर आने ही नहीं देना इन्हें। और इनके पास वो पावर अगर हम दे दें जो यूएसए के स्टेट के पास है, तो क्या आपको लगता है इंडिया एक हो जाता? अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? क्या इंडिया एक हो पाता अगर ये पावर हम इन्हें, जो पावर, आपको आवाज कम आती है क्या मेरी? इधर से ज्यादा आती है, हैं? अगर हम सारी पावर इन लोगों को वो वाली दे देते जो यूएसए के स्टेट के पास है, तो क्या कभी हम इंडिया की कल्पना कर सकते थे? इमेजिन कर सकते थे कि इंडिया बन जाएगा? नहीं हो सकता है। बताए कैसे? बताए। डबल सिटीजनशिप,
आप अरुणाचल प्रदेश के भी और इंडिया के भी हो। आपका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, आपका अपना राज्यपाल, आपका अपना सीएम। एक्चुअल में बात ये थी कि वहां डाइवर्सिटीज कम है, वहां स्टेट के पास ये पावर है, स्टेट को रोकर रखने के लिए यूएसए है। और हमारे यहाँ डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा है और एरिया इतने बड़े हैं कि भाई साहब, एक एग्जांपल से आप समझे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। औरंगजेब क्या चाह रहा था? साउथ इंडिया पे कंट्रोल सीधा करना। हाँ कहो। साउथ गया तो नॉर्थ वालों ने रिवॉल्ट कर दिया, नॉर्थ गया तो साउथ वालों ने कर दिया, इसी जिद्दोजहद में खत्म हो गया। अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचो, पढ़िए सल्तनत। उसने क्या करा? उसने 2 टैक्स वसूले साउथ से। उसे पता थी कि मैं साउथ पर सीधा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। 2 टैक्स, सरदेश मुखी और चौथ। शासन करो लेकिन कुछ टैक्सेशन मुझे देते रहो, इससे मुझे लग जाएगा कि मेरा शासन वहां तक है, मेरी रूलिंग कहां तक है, वहां तक है। औरंगजेब ने उसे सीधा कंट्रोल में करने की कोशिश करी और वो कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे में इन स्टेटों को अगर हम वो वाली पावर दे देते, खासकर उस टाइम 1947 में, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। है अभी अभी हाँ, मराठा एम्पायर का था, मैं जानता हूं मराठा एम्पायर का, लेकिन उसने भी उन टैक्सों को ही वसूला, 25% और 10%। याद है ना? 25 कौन सा था? चौथ, और 10% सरदेश। हिस्ट्री भी बहुत करीब से पढ़ी है मैंने, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी रहा है, इसलिए इन चीजों को जोड़ते हैं। तो जब आप, और फिर हाँ भाई, अगर सारे स्टेटों को हम फेडरल ले लेते, फेडरल का मतलब क्या होता है? जहां स्टेट सेंटर के मुकाबले मजबूत है, उसके पास रेसिडुअल पावर है, और सेंटर का सिर्फ एक काम बताया गया कि आपको ये लिस्ट है, इस पे ही आपको काम करना है, यही कानून बनाने, और कोई कानून आप नहीं बनाएंगे। तो सेंटर कमजोर होता है? नहीं होता। उन हालातों में हम सेंटर को कमजोर रखते, जिस हालात में हमने इंडिपेंडेंस लिया है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम आजाद हो गए, क्योंकि इंटरनेट था ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था नहीं आपके पास। आज तो अगर कोई बात यहाँ हो जाए तो 2 मिनट में इंडिया के बाहर घूम जाती है, एक पोस्ट करने की देर होती है, बस यही तो होता है। बाकी हाँ भाई, अब मित्रों ये बताओ कि हम क्या लें? यूनियन हम ले नहीं सकते क्योंकि डाइवर्सिटी ज़्यादा है, देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है। फेडरल से लेते हुए हमें डर लग रहा है क्योंकि स्टेट को मजबूत कर दिया तो फिर हम तो वही औरंगजेब वाली सीन हो जाएगा। हाँ यही तो बात है। तो हमें क्या चाहिए? बीच का रास्ता। यस। अब एक होता कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन की कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ये सब मेंस के क्वेश्चन है आपके। कन्फेडरेशन आज ना पहले वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है। कंट्री या तो यूनियन है या फेडरेशन है, 2 ही चीजें। कन्फेडरेशन होता है प्यार से किया गया समझौता और प्यार से तोड़ लिया गया। एग्जाम्पल, मैं आया नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट पीएससी से मैंने पैक्ट किया कि सर ये मेरी कंडीशन, उन्होंने कहा जी आपकी हमारी है ये कंडीशन है, दोनों फॉलो करो। मान लीजिए कहीं मिसकम्युनिकेशन हो जाए तो अब तो हम तो टिकट बनवाएंगे सीधे दिल्ली। दैट कॉल्ड कन्फेडरेशन। प्यार से किया गया समझौता प्यार से तोड़ दिया जाए। और अगर हमारा सेंटर सारे लोगों के साथ समझौते करता तो समझौते की शर्तें आपकी अलग होती, मेरी अलग होती या नहीं होती? आपकी कंडीशंस अलग होंगी, मेरी अलग होंगी, तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल था कन्फेडरेशन। तो कन्फेडरेशन सिर्फ स्विट्जरलैंड को बोलते हैं, उसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट है नहीं वो कन्फेडरेशन।
कन्फेडरेशन है नहीं, उसने राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं किया। अब आते हैं इंडिया में लौट के। जब इंडिया में लौट के आते हैं तो क्या देखते हैं, इंडिया में आके देखते हैं तो हमारे पास क्वासी फेडरल जैसी चीजें बताई गई। क्वासी फेडरल किसे करें, हमें चाहिए था कोई बीच का रास्ता। और इंडिया का जो आर्टिकल, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल फर्स्ट है, वो क्या भाषा बोलता है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, सुनिएगा आप उसे। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी, बिल नहीं है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। शैल का मतलब है निश्चित है, बात फिक्स है, कोई स्कोप नहीं है कंफ्यूजन का। बिल होता तो क्या हो सकता था, कंफ्यूजन हो सकती थी नहीं, इतनी इंग्लिश तो समझ रहे हो। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, इनके बीच में कोई समझौता नहीं है, और यहां से किसी भी स्टेट को अलग होने की कोई पावर नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है बेटा, है नहीं? देखिए बात बड़े काम की चल रही है ये, ठीक। अब क्वासी फेडरल क्या है, हम चाहते थे कि ना तो हम पूरी तरीके से फेडरल लें और ना पूरी तरीके से यूनियन लें, तो इसे किसी एक आदमी ने नाम दिया क्वासी फेडरल। और क्वासी फेडरल का मतलब होता अर्ध संघात्मक, अर्ध है नहीं, अर्ध का मतलब आधा, क्वासी हाँ, मैं इसलिए बदल देता हूँ अपनी बात को तुरंत जगह पे, मैं ना बात नहीं भाई, मेरे पास पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है उसके मैं आपके चेहरे से बता सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक। क्वासी फेडरल का मतलब है सेमी, समझ लो। अब देखिए कैसे है, और सुनो, आज भी पावर सेंटर की तरफ ज्यादा जाती है, स्टेट के पास कम है। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, सारी चीजें कंट्रोल से थी, सेंटर काम करेगा। 356 गवर्नर ऑफ स्टेट, है नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ, रूल ऑफ प्रेसिडेंट, रूल ऑफ प्रेसिडेंट। जब राज्य में लग जाए कि संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेलियर हो गया है, तो राष्ट्रपति सीधे अपने हाथ में ले लेते हैं। 356 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, प्रोविजन है। अब देखिए ये तो हो गए कौन से, यूनिटरी फोर्सेज है। यूनिटरी फोर्सेज कौन से हैं, पहला। दूसरा, सिटीजनशिप किसके पास है, सिटीजन कहां के हैं आप, है यूनिटरी फोर्सेज है, यूनिटरी फोर्सेज है नहीं है, यूनियन की तरह काम करवा रहा है। फेडरल का फीचर तो नहीं है ये, यूनियन का है। सिविल सर्विस, सिविल सर्विस, आईएएस आईपीएस कहां से आ रहा है, दिल्ली से। कौन भेज रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्वाइनिंग लेटर किसका साइन किसके हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के। किस पे, आईएएस और आईपीएस के पे। कहां काम कर रहा है, स्टेट में। स्टेट के कहां, डीसी, क्रीम पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, वही है, वही है। प्रोविंशियल सर्विस है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। प्रोविंशियल सर्विस के साथ हमने यहाँ एक नया काम करा है, वो ये है कि
एवरी ईयर। कब बेटा? एवरी ईयर। 1/3 पोस्ट एवरी ईयर। एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष। हिंदी समझ में आई है? प्रत्येक वर्ष समझ में आ गई? प्रत्येक वर्ष जब भी ऑल इंडिया सर्विस की जितनी पोस्टें हैं, ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन आते हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, फॉरेन एलाइड में आती है। ऑल इंडिया सर्विस कितनी है? 3, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। कौन सा वाला आईएफएस? आईएफएस ये है फॉरेस्ट। ठीक। हाँ भाई, तीसरा फीचर क्या लगा? सिविल सर्विस है। चौथा जुडिशरी। जुडिशरी कैसे है भाई? ये एरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके ऊपर कहाँ है? हाई कोर्ट। और सबसे ऊपर कौन है? पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे को लेके जाओगे, फिर हाई कोर्ट में लेके जाओगे, लास्ट में दिल्ली पहुंच जाओगे, वहीं पकड़ लेंगे अगर बदमाशी करोगे तो। ये क्या यूनिटरी फीचर है? यूनियन वाला फीचर है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। वहां सुपरमेसी किसकी है? लॉ की है। यूके में सुपरमेसी किसकी है? पार्लियामेंट की। हमें बीच का रास्ता चाहिए था। लेकिन यूनिटरी फोर्सेस है या नहीं है? यूएसए में 2 सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट का भी है और यूएसए का भी है। वहां स्टेट का भी सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट का यूएसए का भी है। हमारे यहाँ कितने सुप्रीम कोर्ट है? 1। कहाँ जाओगे आप? सीधे दिल्ली। यूनिटरी फोर्सेज है ये यूनियन वाला फोर्सेज है। अब आज बताइए साहब, और बताएं कुछ? रहने दें। गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट कहाँ से आ रहा है? कौन भेज रहे हैं? सेंटर वाले। क्यों भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं कि ध्यान रखना, ये जो सेल भी लिखा है इसे कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? आर्टिकल फर्स्ट को कोई लॉस तो नहीं कर रहा है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कोई आदमी जो है वो माइनॉरिटी की सरकार चल रही हो, इलेक्शन नहीं होने दे रहा हो कोई वहां? ऐसा तो नहीं जो लिस्ट हमने दे रखी है? कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इस पे कानून कौन बनाएगा? स्टेट। ऐसा तो नहीं स्टेट इस पे कानून बना रहे हो जिस पे यूनियन का राइट है? आप समझ गए मेरी बात? तो ये फेडरल फोर्सेस है। कौन से? ये फेडरल फीचर है। हमने लिस्ट 3 दी है। यूके में कोई लिस्ट ही नहीं है, सारे काम पार्लियामेंट बनाएगी। यूएसए में एक ही लिस्ट है जिस पर सेंटर कानून बनाएगा, बाकी में सबको आजादी किसकी है? स्टेट की है। हमने 3 लिस्ट बनाई, ये है हमारे बीच का रास्ता। यूनियन लिस्ट, इस पर कानून कौन बनाएगा? सेंटर। स्टेट लिस्ट, इस पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट। कंकरेंट लिस्ट, इस पर दोनों कानून बन सकते हैं, लेकिन अगर ओवरलैपिंग होगी तो पार्लियामेंट का माना जाएगा। अगली बात जिसे मैं कह रहा हूं, रेसिडुअल पावर क्या है? इन तीनों में से जो नहीं है, दैट कॉल्ड रेसिडुअल पावर। वो किसके पास है? सेंटर के पास है। एग्जाम्पल, साइबर क्राइम था 1947 में, साइबर फ्रॉड हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। आज क्या हो रहे हैं? तो इस पर कानून बनाने की जरूरत है नहीं है। ना वो स्टेट में कहीं लिखा है, ना यूनियन में लिखा है, ना कंकरेंट में लिखा है। कहां जाए उसे लेके? दैट कॉल्ड रेसिडुअल पावर। वो यूएसए में स्टेट के पास है, हमारे यहाँ सेंटर के पास है। हाँ भाई गल समझ में आंदी है? आंदी है ना? हाँ भाई। अब आपने लिबर्टी से लाके मुझे यहाँ लाके बैठा दिया। रेसिडुअल पावर में बताता हूँ जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है। अब मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ। आप पहले ये समझे कि जो तीनों लिस्ट में लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में जो लिखा है, इस पर कानून कौन बनाएगा?
अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीएम साहब बनाएंगे। ये बात आप समझ रहे हैं? किसके लिए बनाएंगे? अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री के रहने वाले लोगों के लिए। कहाँ बनाएंगे? जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उनके लिए कानून बनाएंगे। मणिपुर के लोगों के लिए कानून नहीं बनाएंगे। ये अरुणाचल प्रदेश वाले किसके लिए कानून बनाएंगे? सिर्फ एपी के लिए कानून बनाएंगे। और पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? वो पार्लियामेंट बनाएगी, क्योंकि सारी पावर उसके हाथ में है। तो इस यूनियन लिस्ट में जो लिखा है, इस पे कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, यानी कि सेंटर के पास है। कह सकते हैं आप ये स्टेट लिस्ट में जो लिखा है, जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में। पुलिस दे रखी है ना हमने स्टेट को, लेकिन अगर कोई बाह्य अटैक हो जाए, मान लीजिए पाकिस्तान अटैक कर दे, तो हमारे पास आर्मी है, फिर वो सेंटर भेजेगा। क्या टाइम हो गया? वो कल न्यूज़पेपर लेके जरूर आने यार, पेपर वो। हाँ बेटा, आप हमारी बात समझ रहे हैं। यूनियन पे कानून, यूनियन लिस्ट में जो लिखा है इस पे कानून सेंटर बनाएगा। स्टेट लिस्ट में जो लिखा है उस पे कानून कौन बनाएगा? टाइम। ओ ओके 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 ओके। चलिए, जो कंकरेंट लिस्ट है उस पे कानून कौन बनाएगा? दोनों बना लेंगे, सेंटर भी स्टेट भी। लेकिन अगर ओवरलैपिंग हो जाए तो फिर सेंटर का कानून माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। अब सवाल यह है कि इनमें से जो कुछ, इनमें जो लिखा है वो तो ठीक है, इनमें जो नहीं लिखा है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, कोई नई सिचुएशन आ गई जिस पर संविधान क्या है? साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहा। दैट कॉल्ड रेसिडुअल पावर। जो इन तीनों में लिखा हुआ नहीं है वो पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। एग्जाम्पल, बिल्कुल वहां स्टेट के पास है यूएसए में, यहां सेंटर के पास। एग्जाम्पल, जब 1947 में हम आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, तो आपको पता है कि कोई फ़ोन था किसी के पास, मोबाइल? कुछ साइबर फ्रॉड होता था, फ़ोन पे पूछते थे भैया आपका ओटीपी गया, बताइए ज़रा। उसे बताया नहीं, अकाउंट खाली। क्या ऐसा तो है ही नहीं लिखा हुआ यहाँ कहीं भी? तो अब कानून कौन बनाए इस पे? दैट कॉल्ड रेसिडुअल पावर। इन तीनों लिस्ट में जो नहीं लिखा हुआ है और अचानक में कोई कानून बनाना पड़ता है तो कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, स्टेट नहीं बनाएगा। समझ गए आप पहले मेरी बात? तो यहाँ से बात क्या हो गई, ये साफ साफ क्लियर हो गई। तो हमें चाहिए था कोई बीच का रास्ता, तो हमने बीच का रास्ता कौन सा चुना? क्वासी फेडरल। लोगों ने कहा क्वासी फेडरल। हाँ बेटा, अब सब देखिए आप, लिबर्टी का तो पूरा जो अपने पास वो पीपीटी था वो गायब, आए नहीं हो तक हम निकल के, टाइम आउट होने वाला है। तो ये तो देख लो। हाँ 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 हाँ। अब देखिए, लिबर्टी क्या है भाई? मॉडर्न फेनोमेना है। उससे पहले स्लेवरी सिस्टम था, है नहीं था? तो क्या है? लिबर्टी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक। डेमोक्रेसी एंड
कहाँ निकल के आ सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में तभी ये आया। उससे पहले आज़ादी थी, कैसी थी? निगेटिव थी। मर्जी, किसे क्या करना है, ठीक। लिबर्टी, लिबरलाइजेशन कहाँ से आया? यहीं से आ सकता है। नहीं तो आप देख रहे यूनान में, यूनानी एरा में क्या हो रहा था? सीधा कोई आजादी नहीं थी। क्या था? ड्यूटीज थी आपकी। क्या बोले? जो अर्न किया है सीधा चर्च को दो। आपके पास कोई लिबर्टी नहीं थी। आपके पास क्या था? ड्यूटीज थी कि जो अर्न किया है चर्च को दो, सीधा पासपोर्ट लो। देखिए, विच जस्टिफाई इंडिविजुअल, किसने जस्टिफाई किया? लिबरल लोगों ने। टू वैरायटी बताई। टू वैरायटी बताई। आगे चलूं? कौन कौन सी? सिविल एंड पॉलिटिकल। देखिए, एक बात याद रखिए, ये ऑप्शनल पढ़ रहे हैं हम, आप लोग जीएस नहीं पढ़ रहे हैं। कभी आप जीएस टू समझ रहे हो? जीएस टू में सिर्फ हम पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटी मतलब संविधान पढ़ाएंगे आपको। ये रूसो प्लेटो नहीं पढ़ाएंगे। ग्रीक, अच्छा वो यूनान को ग्रीक बोलते हैं, देखिए, है नहीं? क्या बोलते हैं बेटा? ग्रीक। ओ यार, देखिए, कई बार होता है ना आदमी। ग्रीक एरा। देखिए, ये ने बहुत बेसिक बात बताई है। एक्चुअल में मैं बताऊं, ये बात ये कहना चाह रहा है कि जब ग्रीक एरा में हम थे तो हमारे पास पॉपुलेशंस कम थी। तो सारी चीजें, जनता की भागीदारी कहीं ना कहीं सरकार तक थी, क्योंकि अपनी बात सीधी राजा से कह देता था जाके। आज आप पीएम साहब से मिल सकते हो क्या? यही बात है कि डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में शामिल थे वो लोग, ठीक। मॉडर्न लिबर्टी इन फोकस ओवर एटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस इंडिविजुअल फ्रॉम द रेस्टेंट। चले आगे। ये तो मैं आपको नोट्स दूंगा, लेकिन ये कि इतने आपकी समझ में आ जानी चाहिए बात। अब अगर बेटा ये बताओ, लिबर्टी पे बात करने लगे तो लिबर्टी पे आप कुछ वर्ड तो आप लिख ही सकते हो नहीं? और सुनो सच, अगर आपने ये लिख दिया तो टॉप करने से नहीं रोकता फिर आपको। पास तो छोड़ो, टॉप कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन को मैं समझ सकता हूँ। यहाँ की सिचुएशन को, यहाँ कितना कंपटीशन है, कितने लोग एग्जाम देंगे और उसका लेवल क्या है, वो मैं क्वेश्चन पेपर देख के समझ गया हूँ। बस आपको एक छोटा सा गाइडेंस चाहिए, यूँ काम हो जाएगा। हाँ, आपने अच्छा किया है, आपने अच्छा किया। हाँ, जैसे आप रूसो कह सकते हो, लास्की कह सकते हो, कांट हैं, ठीक है, और लॉक हैं, हॉब्स हैं,
ये सब मॉडर्न ही तो हैं। अरे ये जब से आए हैं, जब से आज़ादी हुई है, क्रांति हुई है, फ्रांस में हुई हो या फिर कहाँ हुई है, यूएसए में। उससे पहले तो एक छत्र शासन चल रहा था, किसका? पोप का। किसका शासन चल रहा था? पोप का। एंशियंट, वही ग्रीक एरा कह सकते। कोई थिंकर नहीं है, सिर्फ लोगों ने उसे एनालिसिस किया कि कैसे समाज था, कैसे सोसाइटी थी। मॉडर्न मॉडर्न भाई आप ये बताएं, विचार, जब पोप ने लोगों को विचार करने का मौका ही नहीं दिया, थॉट सोचने का मौका ही नहीं दिया, तो आदमी कैसा था? स्लेवरी, स्लेव था। समझ गए नहीं? सोचने का मौका कब मिला? जब रिलीजन रिफॉर्म हुए, रेनेसां आया, एनलाइटमेंट आया, लोगों में तर्क आया, दिमाग आया। दिमाग तो पहले से ही था, लेकिन दिमाग को चलने कौन दे रहे थे लोग? दिमाग को तो रोक के रखे हुए। नहीं, अपना दिमाग यूज नहीं करना। जो हम कह रहे हैं वो, जो कम, कितना पैसा है आपके पास, बोले इतना, बोले यहाँ रख दो, सीधा जाओ। भाई देखिए, रिलीजन ठीक है, अपनी जगह ठीक है नहीं, लेकिन इंटरफेयर कितना होना चाहिए उसका? लिमिटेड। आप मेरी बात से सहमत रहते हो जो मैं बताता हूँ? ऐसा तो नहीं गुस्सा हो जाते हो, बोले नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, वो जरूरी है। जिस जहां तक जरूरत है वहां तक। रिफॉर्म होने चाहिए। अब देखिए, अगर हमें आपको पढ़ लिख के और ये चीजें समझ में ना आए तो फिर क्या है? पढ़े लिखे हम, आप बेकार है। मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप सीईओ बन गए तो एक कोई दूर दराज गांव की कोई आदमी आया आपके पास, मेल आया, कोई फीमेल आई, आ जाओ, तो क्या आप उससे ये पूछोगे आप किस रिलीजन के हो, किस जाति के हो? और उसने कहा कि हम तो आपकी जाति के नहीं है, तो काम नहीं करोगे उसका? बंद कर दो, कर दो, कर दो बंद। मैंने माइक ऑफ कर दिया है।